शहपुरा कस्बे में 28 जनवरी को शाम करीब 4 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम साहिबा के पति मनीष खुद ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल लाते ही उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि अचानक उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब हो गई। दरअसल वो पहले से ही बीमार थीं, इसके बावजूद वो व्रत कर रही थीं। कल तक जो मामला हार्ट अटैक से मौत का था, वो अब हत्या और साजिश की सनसनीखेज कहानी बन गई है। क्या था पूरा मामला, कैसे हुई थी एसडीएम साहिबा की दर्दनाक मौत? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शहपुरा पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जब जांच के लिए एसडीएम बंगले पर पहुंची तो पाया कि एसडीएम निशा की मौत जिस कमरे में हुई थी, वहां के बेड की बेडशीट और तकिया का कवर वहां मौजूद नहीं था। पुलिस टीम ने जब मनीष से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मैडम को उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया था, जिससे कपड़े खराब हो गए थे। इसी वजह से उसने बेडशीट और तकिए का कवर मशीन में धोने के लिए डाला था। पुलिस टीम ने जब वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला तो बेडशीट और तकिए के कवर के साथ एसडीएम निशा के कपड़े भी मशीन के सुखाने वाले पोर्शन में पड़े हुए थे। पुलिस टीम यह सोचकर हैरान थी कि एसडीएम बंगले पर मौजूद कर्मचारी से कपड़े मशीन में धुलवाने के बजाय मनीष ने खुद यह काम क्यों किया। मनीष के इसी बयान पर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रविवार 28 जनवरी 2024 का दिन था और मौसम का सबसे सर्द दिन था। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीनियर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी अपने सरकारी आवास पर बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। तभी दोपहर करीब 2 बजे उनके मोबाइल फोन पर घंटी बज उठी। जैसे उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से हड़बड़ी में एक आवाज सुनाई दिया, डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से एसडीएम के बंगले पर आ जाइए, मैडम की तबीयत ज्यादा खराब है। फोन मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की तहसील शहपुरा की एसडीएम निशा नापित के बंगले से आया था। लिहाजा डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी बिना देर किए तैयार हो गए और जैसे ही गाड़ी आई उसमें बैठकर वह एसडीएम बंगले पर पहुंच गए। बंगले के बाहर एक शख्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर द्विवेदी गाड़ी से उतरे तुरंत ही उस शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब अंदर चलिए, मैडम सुबह 10 बजे के बाद से ही कुछ बोल नहीं रही हैं। डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी उस शख्स के साथ बंगले के अंदर दाखिल हुए। एसडीएम निशा नापित अपने बेड पर बेहाल पड़ी थीं। डॉक्टर द्विवेदी ने स्टेथोस्कोप के एक सिरे को अपने कानों से और उसका दूसरा सिरा मैडम के सीने के बाईं ओर लगाया और उस शख्स से मुखातिब होते हुए बोले, मैडम की ऐसी हालत कब से है? एसडीएम बंगले पर मौजूद उस शख्स ने बताया, डॉक्टर साहब, कल शनिवार को उनका व्रत था और मेरे मना करने के बाद भी वह 2 अमरूद खा गईं। मैडम का एक ही गुर्दा काम करता है और उनको सर्दी खांसी की हमेशा दिक्कत रहती थी। शायद इसी वजह से आज 10 बजे के आसपास उनको उल्टी हुई, फिर उनकी नाक से ब्लड आया। इसे लेकर हमारी बहस भी हुई, वह नहीं मानी, गुस्से में सो गई तो मैं भी गुस्से में बाहर आ गया। डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी बोले, जब उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया था तभी आपको मुझे फोन करना था। रविवार को कोई काम रहता नहीं, इसलिए मैंने जगाया ही नहीं। 10 बजे काम वाली बाई आई तो मैं घूमने चला गया। फिर बाई ने खाना बनाया और चली गई। फिर 1 बजे के आसपास मैंने सोचा खाने के लिए मैडम को जगा दूं। जब वह नहीं जागी तो मैंने आपको कॉल किया। कान से स्टेथोस्कोप निकालते हुए डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, मैडम को तत्काल अस्पताल ले चलो, हाइपरटेंशन या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से नाक से खून निकलता है। यह घटना 28 जनवरी 2024 दोपहर 3 बजे की थी। उप जिलाधिकारी एसडीएम निशा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा लाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी मौत हो चुकी है।
तहसील के सबसे बड़े अधिकारी की मौत का मामला था। ऐसे में डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी ने उनकी मौत की सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया। सूचना मिलते ही डिंडोरी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा और एसपी अखिल पटेल, बालाघाट रेंज के डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव भी शहपुरा अस्पताल पहुंच गए। संदिग्ध हालात में मौत की वजह से पुलिस ने एसडीएम का बंगला सील कर दिया और निशा नापित के घर वालों को भी सूचना दे दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को शक होने पर पुलिस को खबर देकर एसडीएम निशा का इलाज शुरू किया तो पाया कि निशा की मौत तो कोई 4 से 5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी की शहपुरा तहसील में पिछले साल ही तहसीलदार पद से प्रमोट हुई निशा एसडीएम बनी थीं, इसलिए कस्बे में उन्हें हर कोई जानता था। शहपुरा पुलिस आई और उसने एसडीएम के साथ रहने वाले उनके पति मनीष से पूछताछ की तो वह एक ही कहानी दोहराता रहा। पुलिस ने उनके ड्राइवर और घर के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ किया। पुलिस की पूछताछ में मनीष ने कहा कि वह प्रॉपर्टी ब्रोकर है और पत्नी निशा के पास आता जाता रहता है। पुलिस के शक की सुई मनीष की ओर ही घूम रही थी। एसपी अखिल पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी मुकेश अविंदा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें जांच शहपुरा पुलिस थाने के टीआई एसएल मरकाम को सौंप दिया। एसडीएम निशा की मौत की खबर जैसे ही उनके घर वालों को लगी तो उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। शहपुरा में पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को निशा का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ले जाया गया, जहां उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। निशा का अंतिम संस्कार बहन नीलिमा के बेटे स्वप्निल ने किया। 2021 से पहले स्वप्निल निशा के पास रहकर ही स्कूल की पढ़ाई करता था। बाद में निशा की शादी मनीष से होने पर मनीष ने ऐतराज जताया तो मनीष के कहने पर निशा ने अपने पास रखने से मना कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रहने वाली निशा नापित ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चोपड़ा कॉलोनी में रहकर अपनी पढ़ाई की थी। उनके पापा ज्ञानचंद नापित और मम्मी का पहले ही निधन हो चुका था। निशा की बड़ी बहन के अलावा उनका कोई नहीं था। निशा बचपन से ही प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रही थी। वह जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते करते शादी की उम्र होने पर बड़ी बहन नीलिमा ने निशा से कहा, अब तू शादी कर ले, अधिकारी बनने के चक्कर में तेरी उम्र निकल रही है। इस पर निशा ने अपना रुख साफ करते हुए कहा, दीदी जब तक मैं अपना करियर नहीं बना लेती तब तक शादी हरगिज नहीं करूंगी। निशा के इस जवाब पर नीलिमा के पास चुप रह जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। निशा नापित ने 15 मार्च 2003 को नायब तहसीलदार के पद पर सेवाएं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से शुरू की थी। पदोन्नत होकर पहले वह तहसीलदार बनी और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हुई थीं। 2010 में निशा तहसीलदार बनाकर सतना भेजी गईं और 2020 में उनका प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो गया। उस समय निशा मंडला में पोस्टेड थीं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उनकी बहन नीलिमा को पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने निशा के पति मनीष को ही मौत का जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली निशा नापित और ग्वालियर के रहने वाले मनीष शर्मा ने लव मैरिज की थी। निशा नाई जाति की थी जबकि मनीष ब्राह्मण था। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अक्टूबर 2020 में मंडला के गायत्री मंदिर में उन्होंने शादी कर ली थी। एसडीएम जैसे ओहदे पर बैठी निशा नापित की मनीष से जान पहचान एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। उस समय निशा की उम्र 46 साल हो चुकी थी। घर वाले भी निशा के लिए रिश्ते तलाश रहे थे। ऐसे ही समय निशा को मनीष की प्रोफाइल ठीक लगी। मनीष उस समय 40 साल का था और निशा से शादी करने को तैयार था। एक दूसरे को जानने समझने के लिए फोन पर शुरू हुआ। बातचीत का सिलसिला मुलाकातों में बदल गया और जल्द ही दोनों में प्यार भी हो गया। इस मामले में निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा से चर्चा की तो नीलिमा ने मनीष से बातचीत कर उसके बारे में तहकीकात किया। मनीष से हुई बातचीत में नीलिमा को मनीष के व्यवसाय को लेकर शक भी हुआ था और नीलिमा ने निशा को आगाह भी किया था कि वह सोच समझकर फैसला करे।
इसके बाद निशा ने परिवार को बिना बताए शादी कर ली थी। परिवार के लोगों को बाद में जानकारी लगी। निशा एक बार नीलिमा से मिलने घर आई तो पति मनीष भी साथ में था। मंडला में पोस्टिंग के दौरान भी दोनों के बीच खूब विवाद हुआ था। तत्कालीन एसपी ने दोनों को समझाया था। निशा छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं और उनकी शादी ग्वालियर में हुई थी। वह बतौर डिप्टी कलेक्टर जुलाई 2023 में डिंडोरी जिले में पदस्थ हुई थीं और उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शहपुरा एसडीएम की कमान सौंपी गई थी। निशा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। जब वह सतना में पोस्टेड थीं, तब उनके पास 3 डॉग्स थे और शहडोल जिले के अनूपपुर आने के बाद 2 डॉग और रख लिए थे। मनीष से शादी होने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने वो सारे डॉग्स अपने घर अंबिकापुर भेज दिए थे। बाद में निशा की बड़ी बहन नीलिमा नापित ने पुलिस को बताया कि शादी के तीसरे दिन से ही मनीष निशा को पैसों के लिए प्रताड़ित करने लगा था। उसका कई दूसरी महिलाओं से भी अफेयर था। पति की इन हरकतों से परेशान निशा ने नीलिमा के बेटे स्वप्निल को सरकारी दस्तावेजों में अपना नॉमिनी बना दिया था। इससे मनीष झल्लाया रहता था, क्योंकि आमतौर पर तमाम रिकॉर्डों में जीवन साथी को ही नॉमिनी बनाया जाता है। शादी के चंद दिनों बाद ही निशा को समझ आ गया था कि अक्सर घर से गायब रहने वाले मनीष ने उसके रुतबेदार ओहदे, पगार और पैसों से शादी की है। आए दिन वह निशा से पैसे मांगता रहता था। एक बार तो धंधे रोजगार के लिए निशा ने बैंक लोन लेकर भी उसे 5 लाख रुपए दिए थे। मनीष शराब भी पीता था और आवारा मंचले भंवरों की तरह तितलियों पर मंडराना भी उसकी फितरत थी। जाहिर है प्यार का भूत निशा के सिर से उतर चुका था। निशा जल्दबाजी में लिए गए अपने शादी के फैसले पर पछता रही थी। मनीष शर्मा का परिवार ग्वालियर में रहता है। मनीष जब 14 साल का था तभी उसने घर छोड़ दिया था। वह घर से अलग ही रहता था। 2009 में वह घर आया था। तब उसने कहा था कि मुझे खेती में हिस्सा चाहिए। उसके भाई नीलेश ने उसके हिस्से की 3 बीघा जमीन उसके नाम कर दी थी। इसके बाद हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। 2018 में वह एक बार फिर घर आया और मां से कहने लगा कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है, शादी नहीं हुई है, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मां ने पहले इनकार किया, लेकिन सब रिश्तेदारों ने सोचा कि चलो शादी के बाद सुधर जाएगा। यही सोचकर उसकी शादी कर दिया गया। भाई ने बताया कि शादी के 3 महीने ही हुए थे कि मनीष ने उस लड़की से भी झगड़ा शुरू कर दिया। जब उसकी मां उसके कमरे में समझाने के लिए गई तो वह बोला कि तुम मेरे लिए मर गए हो। फिर हमने अपने मामा से बात किया। मामा ने समझाने की कोशिश की तो मनीष ने कहा कि तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। बाद में फिर मनीष का उस लड़की से तलाक हो गया। शादी.com पर अपनी प्रोफाइल में अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाले मनीष शर्मा की जब निशा से शुरुआती मुलाकात हुई तो वो खुद को एक इंजीनियर बताता था। रिश्ते के लिए जब निशा की बड़ी बहन नीलिमा ने बात किया तो वह उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। लेकिन निशा ने परिवार के मना करने के बावजूद एक दिन फोन कर बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। 3 अक्टूबर 2021 को जिस दिन उन्होंने शादी करने की सूचना दिया, हम उसी दिन नीलिमा परिवार के साथ डिंडोरी पहुंचे, लेकिन मनीष वहां से गायब था। वह यहां सिर्फ पैसे लेने ही आता था। शादी के बाद ही निशा को अपने पति मनीष पर संदेह होने लगा था, क्योंकि खुद को मनीष की दूसरी पत्नी बताने वाली रश्मि उसे मैसेज करके कहती थी कि वह उसकी पहली पत्नी है। उसके दोनों मोबाइल नंबर से भेजे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी उसने सेव कर रखे थे। निशा के परिवार के लोगों को पहले से ही मनीष पर संदेह था। मनीष ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताया था, जबकि वह बस कंडक्टर था। निशा ने उसकी प्रोफाइल को सच मानकर घर वालों को बगैर बताए मनीष से शादी कर लिया। शादी के बाद मनीष की असलियत निशा जान चुकी थी, मगर अपने पद और स्टेटस के लिहाज से वह खून का घूंट पी कर रह गई थी। मनीष ने जब अपनी जरूरतों के लिए निशा पर पैसों का दबाव बनाना शुरू किया तो निशा ने एक बार बैंक से लोन लेकर उसे 5 लाख रुपए दिए थे। बाद में वह 15 लाख रुपए मांगने लगा तो निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा को बताया
तो नीलिमा ने डांटते हुए सख्त हिदायत दे रखी थी कि उसे और पैसे नहीं देना है। मनीष पर परिवार के लोगों के संदेह की वजह यह भी थी कि वह खुद को अखंड समाज पार्टी का अध्यक्ष बताता था और इस नाम का विजिटिंग कार्ड भी उसने दिया था। परंतु जब परिवार वालों ने अपने स्तर पर उसकी पड़ताल की तो पता चला कि यह फर्जी है। मनीष बेरोजगार था, इससे पुलिस का शक और बढ़ा। इसलिए जब पुलिस ने सख्ती की तो मनीष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया कि उसने ही निशा की हत्या की थी। उसकी वजह यह थी कि बार बार कहने के बाद भी निशा सरकारी दस्तावेजों मसलन सर्विस बुक, बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस वगैरह में उसे अपना नॉमिनी नहीं बना रही थी। इस पर दोनों में आए दिन कहासुनी और झगड़ा भी हुआ करता था, जो 28 जनवरी को भी हुआ तो मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी का नामो निशान मिटा दिया। निशा ने अपने सरकारी दस्तावेज और बैंक में पति की जगह बहन नीलिमा और उसके बेटे स्वप्निल का नाम बतौर नॉमिनी दिया था। सामान्य तौर पर विवाहित महिलाएं पति का नाम देती हैं। इस वजह से भी मनीष शर्मा अपनी पत्नी निशा से विवाद करता था। मनीष के दूसरे लड़कियों से संबंध की जानकारी निशा को थी। निशा मनीष की हरकतों से परेशान रहने लगी थी, मगर अपने ओहदे और प्रतिष्ठा की वजह से वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। मनीष अक्सर ग्वालियर में ही रहता था। 10-15 दिनों में वह शहपुरा आता था। 25 जनवरी को मनीष शहपुरा आया और निशा से पैसों की मांग करने लगा। निशा अगले दिन होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने मनीष की डिमांड पर कोई ध्यान नहीं दिया। गणतंत्र दिवस पर पूरे दिन वह कार्यक्रम में व्यस्त रहीं। 27 जनवरी को पैसे मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। दूसरे दिन 28 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे मनीष निशा से बोला, निशा मैंने तुमसे शादी की है, आखिर तुम मुझे अपने सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी क्यों नहीं बनाना चाहती? निशा ने टो टूक कह दिया, तुमने शादी करके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाली है। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी किया, मैं तुम्हारी अय्याशी का खर्च अब नहीं उठा सकती। भड़कते हुए मनीष बोला, मैं किसके साथ अय्याशी कर रहा हूँ? गुस्से में निशा ने कहा, सोशल मीडिया पर जिस लड़की के साथ तुम्हारी फोटो है उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो और खर्च मुझसे मांगते हो, अब से एक पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही मनीष गुस्से से आग बबूला हो गया और तकिया उठाकर निशा का मुंह जोर से बंद कर दिया। कुछ ही पलों में दम घुटने से निशा की मौत हो गई। निशा की नाक से खून निकल आया, जिससे बेडशीट और तकिए के साथ निशा के कपड़ों पर खून के निशान बन गए। मनीष ने निशा के कपड़े चेंज किए और बेडशीट, तकिया कवर के साथ सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। हत्या के बाद सबूत मिटाने की गरज से उसने निशा के खून से सने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए और अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी वह पुलिस की सख्ती के आगे टिक नहीं पाई। पुलिस ने निशा की हत्या के आरोपी मनीष शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304 बी और 201 के तहत मामला दर्ज कर शहपुरा न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए चक्कर खाकर गिरने का नाटक कर रहा था। इसी के चलते उसे 30 जनवरी की रात भर गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की निगरानी में भर्ती के दौरान थाने लाकर भी 3 बार पूछताछ की गई। 31 जनवरी 2024 की दोपहर को आरोपी मनीष शर्मा को शहपुरा न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन वहां भी वह चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगा। न्यायालय के आदेश पर उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम को पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी मनीष शर्मा जेल भेज दिया गया। एसडीएम निशा नापित की मौत की कहानी बताती है कि किस तरह प्रशासनिक पदों पर बैठे पढ़े लिखे लोग भी सोशल मीडिया साइट्स पर दी गई जानकारी को सच मानकर शादी जैसा अहम निर्णय ले लेते हैं और अपनी जिंदगी दुश्वार कर जान से हाथ धो डालते हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। रोशनी पटेल जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, मैं गुजरात से हूँ। रोशनी पटेल, आपकी क्राइम की कहानी सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ब्यूम ताओ जी ने अरुणाचल प्रदेश से कमेंट किया है,
महेश रस्तोगी जी ने छपरा बिहार से कमेंट किया है। अंजना वर्मा जी ने कमेंट किया है। रत्नमित जी ने कमेंट किया है, नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम रांची। आपके वीडियो में और मेरे पति रोज देखते हैं। आपकी कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैम, आपको और आपके पति दोनों लोगों को नमस्ते। आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जफर खान जी ने कमेंट किया है, 10 hours and 1.8K. I wish you get 1 million subscribers and 1 million views. You work hard and which is shown in your videos. Don't know why Indians are not watching your videos. They are missing a gem of a channel. Sir, thank you very much for your comment and support. Oliver Machado जी ने कमेंट किया है, Thank you विवेक कुमार जी for your time and efforts in providing the different stories of crime. Sir, thank you very much for your comment and support. आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि जब भी आप कमेंट करें तो प्लीज अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। कमेंट पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सरिता सिंह जी ने कमेंट किया है, आपकी कहानी की प्रस्तुति अच्छी होती है, नाइस स्टोरी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आलोक सर, रकीब सर, राहुल जयकार सर, नरेंद्र जोशी सर, मारुति सर, मीरा मैम, सरिता राय जी, रीता छेत्री मैम, नादिया उम्बर लोदी जी, कंचन पटेल जी, सिमरन सावी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।